गुड मॉर्निंग बच्चों। तो टॉपिक हम पढ़ रहे थे हेनरी फॉल के द्वारा दिए गए योगदान को कि प्रबंध में हेनरी फॉल ने क्या योगदान किया है। उनके द्वारा दिए गए योगदान को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि उन्होंने ये कहा कि एक संगठन के अंदर जो प्रबंधकीय क्रियाएं हैं उनको 6 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्रियाएं कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। फ्योल ने प्रबंध की समस्या का अध्ययन उच्च स्तरीय प्रबंध के दृष्टिकोण से किया। तो ये भी कल मैंने बता दिया था कि समस्याओं का जो अध्ययन फ्योल ने किया था वो उच्च स्तरीय प्रबंध के दृष्टिकोण से किया था। मतलब उन्होंने अपनी रिसर्च का, उन्होंने अपनी थ्योरी स्टडी का जो ज्यादा फोकस रखा था, ज्यादा जोर रखा था, वो किसके ऊपर रखा? वो रखा उच्च स्तर के प्रबंधन के ऊपर, हायर लेवल के मैनेजमेंट के ऊपर। तो फ्योल ने प्रबंध की समस्या का अध्ययन उच्च स्तरीय प्रबंध के दृष्टिकोण से किया। उन्होंने एक औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को 6 वर्गों में विभाजित कर दिया। ठीक है, फर्स्ट, पहली तकनीकी क्रियाएं। पहली है तकनीकी क्रियाएं, और तकनीकी क्रियाएं वो होती हैं कौन कौन सी, पहले हम ये देख लें। पहली है देखो तकनीकी क्रियाएं, दूसरी होती है वाणिज्यिक क्रियाएं, तीसरी है वित्तीय क्रियाएं, चौथी है सुरक्षात्मक क्रियाएं, पांचवी है लेखांकन की क्रियाएं, और छठी उन्होंने बताई प्रबंध की क्रियाएं। ठीक है, और एक औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को उन्होंने 6 भागों में विभक्त कर दिया और 6 भागों में उन्होंने बांट दिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर पहली बिंदु पे आ जाए, तकनीकी क्रियाएं। तकनीकी क्रियाएं क्या होती हैं? तकनीकी क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो तकनीक से संबंधित है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक संगठन में उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? वो तकनीकी क्रियाओं के वर्ग में सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, दूसरा है वाणिज्यिक क्रियाएं। वाणिज्यिक क्रियाएं मतलब वाणिज्य से संबंधित, मतलब वस्तुओं के क्रय विक्रय लेन देन इनसे संबंधित, वस्तुओं के क्रय विक्रय विनिमय इनसे संबंधित जो क्रियाएं हैं वो वाणिज्यिक क्रियाओं के नाम से जानी जाती है। जो क्रय विक्रय और विनिमय की क्रियाएं हैं उनको हम वाणिज्यिक क्रियाओं की कैटेगरी में शामिल करेंगे। थर्ड नंबर है वित्तीय क्रियाएं। वित्तीय क्रियाएं या फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती हैं? वित्तीय क्रियाएं या फाइनेंशियल एक्टिविटीज का मीनिंग उन क्रियाओं से जो पूंजी से संबंधित है, जो पूंजी से संबंधित है, जो पैसे से संबंधित है, अर्थात बाजार से धन को प्राप्त करना, संसाधनों को खोजना, सस्ते संसाधन के माध्यम से धन को प्राप्त करना, कि कहां से सस्ते से सस्ता ऋण लिया जा सकता है और उन संसाधनों का, उन वित्तीय संसाधनों का अपने संगठन के लिए अधिकतम उपयोग करना, ये जो है वो क्या कहलाता है? किस तरह की क्रियाओं के नाम से इसको जानते हैं? इन्हें हम वित्तीय क्रियाओं के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगला आता है वित्तीय क्रियाओं के बाद में फोर्थ नंबर, चौथा बिंदु है सुरक्षात्मक क्रियाएं। सुरक्षात्मक क्रियाएं क्या होती हैं? सुरक्षात्मक क्रियाएं हैं संपत्ति और माल की सुरक्षा से संबंधित। संपत्ति और माल की सुरक्षा से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? सुरक्षात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। संपत्ति और माल की सुरक्षा से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो सुरक्षात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम सुरक्षात्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, आगे है लेखांकन क्रियाएं। लेखांकन क्रियाएं क्या होती हैं? लेखांकन जो क्रियाएं हैं उसमें क्या है? लेखांकन क्रियाओं में है अकाउंटिंग से रिलेटेड, लेखों से संबंधित, मतलब खाते बहियों को बनाना, खाते बहियों को उनकी अकाउंटिंग करना, स्टॉक का वैल्यूएशन करना। ठीक है, ये लेखों से संबंधित, खाते बहियों से संबंधित, हिसाब किताब से संबंधित जो क्रियाएं होती है उनको लेखांकन क्रियाएं कहते हैं। तो हिसाब किताब वाली क्रियाओं को हम लेखांकन क्रियाओं के वर्ग में डाल देंगे। तो लेखांकन क्रियाओं में है कि स्टॉक मूल्यांकन, आर्थिक चिट्ठों को तैयार करना, सांख्यिकी इत्यादि से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो लेखांकन क्रियाएं कहलाती है। अगला बिंदु कहता है लेखांकन क्रियाओं के बाद में लास्ट 6 नंबर पॉइंट आता है प्रबंधकीय क्रियाएं, मैनेजरियल एक्टिविटीज। और जो प्रबंधकीय क्रियाएं हैं, जो मैनेजरियल एक्टिविटीज हैं, उनमें है नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण की क्रियाएं। नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण की क्रियाओं को प्रबंधकीय क्रियाओं में शामिल किया जाता है। तो प्रबंधकीय क्रियाओं का तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा। प्रबंधकीय क्रियाओं का तात्पर्य है इस तरह की क्रियाएं जो प्रबंधन से संबंधित होती है, जो भी आप पढ़ चुके हैं, जैसे जो भी प्रबंधन के कार्य हैं, नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, नियुक्तिकरण, ये सब स्टाफिंग, ये सब
या लीडरशिप और नेतृत्व, ये सब प्रबंधकीय क्रियाएं होती हैं और इन सभी क्रियाओं को हम प्रबंधकीय वर्ग में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे फेयोल के अनुसार किसी संगठन के विभिन्न स्तरों पर क्रियाओं का जो निष्पादन है वो अलग अलग होता है। फेयोल ने कहा कि हर स्तर पर क्रियाओं का निष्पादन अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे पहले आपने पढ़ा था ना कि उच्च स्तरीय प्रबंध जो है वो योजना बनाने पर अधिक समय देते हैं और बाकी कार्यों में कम समय इनके माध्यम से दिया जाता है। इसी तरीके से हर स्तरीय प्रबंधन को प्रत्येक स्तर के प्रबंधन के माध्यम से जो प्रबंधकीय क्रियाएं हैं उनके ऊपर अलग अलग तरह का समय व्यतीत किया जाता है। आगे कह रहा है कि फेयोल के अनुसार किसी संगठन के विभिन्न स्तरों पर क्रियाओं का निष्पादन अलग अलग होता है। इसे निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है या निम्न सारणी के माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक है, तो जो टेबल है वो अपनी बुक और नोटबुक में आप देखेंगे। इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि विभिन्न क्रियाओं का उन्होंने वर्ग बना दिया और फिर ये देखा कि किस वर्ग में कितने कर्मचारी काम करते हैं। जैसे पहली जो क्रिया हमने पढ़ी वो तकनीकी क्रिया पढ़ी थी। तकनीकी क्रियाओं में हम ये कहें कि 100 कर्मचारी हैं, तो 100 कर्मचारी अगर तकनीकी क्रियाओं के अंतर्गत हैं तो उसमें कितने कर्मचारी तकनीकी क्रियाओं से किस किस तरह के कर्मचारी उस तकनीकी विभाग में पाए जाएंगे और काम करेंगे। तो उन 100 कर्मचारियों में से लगभग 85 के आसपास कर्मचारी श्रमिक होंगे और बाकी सब दूसरी कैटेगरियों के हो सकते हैं, क्योंकि तकनीकी क्रियाओं का मतलब प्रोडक्शन या उत्पादन से, और प्रोडक्शन और उत्पादन के अंदर अधिकांश मात्रा में कौन काम करता है? श्रमिक ही काम करता है। तो तकनीकी क्रियाओं के वर्ग में आपको श्रमिकों की संख्या देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें प्रबंधकीय क्रियाएं, जो लास्ट 6ठी कैटेगरी आपने पढ़ी है ना, प्रबंधकीय क्रियाएं। अब जब नाम ही प्रबंधकीय क्रियाएं हैं तो उनमें अगर हम 100 व्यक्तियों की बात करें तो 100 कर्मचारी अगर प्रबंधकीय क्रियाओं के वर्ग में काम कर रहे हैं तो उसमें से अधिकांश कर्मचारी कौन से होंगे? प्रबंधकों के वर्ग से होंगे ना, प्रबंधक होंगे। आप सीधा से ये कह सकते हो कि 100 में से लगभग देखो कितने जनरल मैनेजर और मैनेजर 50 और 40 90, 100 में से 90 के आसपास में 80 से 90 के आसपास में आपको प्रबंधक या मैनेजर मिलेंगे और बाकी सब दूसरी कैटेगरियों के हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। फेयोल के अनुसार उपरोक्त जो सभी क्रियाएं हैं वो किसी भी औद्योगिक संगठन में निष्पादित की जाती हैं। 6 की 6 क्रियाएं औद्योगिक संगठन में निष्पादित की जाती हैं। उन्होंने पाया कि जो प्रथम 5 क्रियाएं हैं उनके संबंध में तो उचित ज्ञान विद्यमान है। प्रथम 5 क्रियाओं के संबंध में उचित ज्ञान विद्यमान है, लेकिन जो लास्ट जो छठी क्रिया थी जिसका नाम था मैनेजरल एक्टिविटीज, प्रबंधकीय क्रियाएं, उसके संबंध में पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध नहीं था। तो फेयोल ने अपना जो फोकस है, फेयोल ने अपना जो रिसर्च है, फेयोल ने अपना जो ध्यान है वो लास्ट 6ठी जो क्रिया है जिसको हम प्रबंधकीय क्रियाएं कहते हैं उनके ऊपर केंद्रित कर दिया और प्रबंधकीय क्रियाओं के विषय में उन्होंने विश्लेषण किया और विश्लेषण करके काफी सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जो सिद्धांत हमने पढ़े, जो तत्व हमने पढ़े, वो सारी तकनीकें भी उन्होंने बताई। ठीक है, तो फेयोल के अनुसार उपरोक्त सभी क्रियाएं किसी भी औद्योगिक संगठन में निष्पादित की जाती है। उन्होंने पाया कि प्रथम 5 क्रियाओं के संबंध में उचित ज्ञान विद्यमान है, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान किसके ऊपर? प्रबंधकीय क्रियाओं के ऊपर ही केंद्रित कर दिया। प्रबंधकीय क्रियाओं के संबंध में फेयोल ने अपने विचारों को 3 भागों में विभाजित कर दिया। प्रबंधकीय क्रियाओं के संबंध में फेयोल ने अपने विचारों को कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित कर दिया। और जो छठी उन्होंने क्रिया, प्रबंधकीय क्रिया का अध्ययन किया था, उसको 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 3 भाग है? पहला उन्होंने ये बताया कि प्रबंधकीय क्रियाओं में पहला जो बिंदु है वो होता है प्रबंधकीय योग्यता और प्रशिक्षण का, दूसरा होता है प्रबंधकीय तत्व का और तीसरा होता है प्रबंधकीय सिद्धांतों का। 3 इसमें बिंदु पाए जाते हैं, 3 उपभाग इसके होते हैं। कौन कौन से? प्रबंधकीय योग्यता और प्रशिक्षण, प्रबंधकीय तत्व और तीसरा बिंदु है प्रबंधकीय सिद्धांत। ठीक है बेटा, तो अब ये तीनों जो टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा वो समझ में आपको आ गया होगा कि फेयोल के द्वारा प्रबंध के विकास में क्या क्या योगदान दिया गया है, वो आपने पढ़ा और समझा कि फेयोल ने संगठन का अध्ययन किया,
विभिन्न क्रियाओं को 6 भागों में बांटा। 5 क्रियाओं के संबंध में पहले से ज्ञान था, तो छठी उन्होंने जो क्रिया जो प्रबंध की है क्रिया है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया और विभिन्न प्रकार की बातें प्रबंधकीय क्रियाओं के संबंध में उन्होंने स्पष्ट की और बताई और ये कहा कि ये प्रबंधकीय क्रियाएं 3 उपभागों में विभाजित होती हैं। ठीक है, ये तीनों जो उपभाग हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।